ये तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज मुझे किसी ने, उनके बंदे ने मुझे बुला के कहा कि जो 45,000 का है हम लोग उसको 23,700 कर रहे हैं। वर्बली मुंह से बोला गया है, कोई लिखत में नहीं है इनकी। भाई 3 नंबर में बीजेपी सही चल रही है, 4 और 5 नंबर में डावाडोल हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। नए चेहरों को सामने लाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराने चेहरों को हमने साइडलाइन कर दिया है। न्यूरा स्कूल मैनेजमेंट की फीस के मामले में मनमानी, इस पर पेरेंट्स द्वारा किया गया आंदोलन, मीडिया द्वारा उठाया गया पुरजोर तरीके से यह मामला। अब मैनेजमेंट फीस बढ़ाने के अपने निर्णय को वापस लेने के लिए विचार कर रहा है। यह बवाल तब हुआ है जब उल्लासनगर के कई नेता अपने अपने नेताओं के लिए कोंकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए स्नातकों से वोट की अपील कर रहा है। अरे भाई, बेसिक शिक्षा को इतना महंगा करोगे तो आगे चलकर कौन से स्नातकों से वोट की अपील कर पाओगे? ये सवाल वाजिब है। दोस्तों, सिटी ओलाज लाइव में आपका स्वागत है। आइए इसी मामले में बातचीत करते हैं न्यूरा और पेरेंट्स के इस मसले के अगवान मुकेश चेटवानी जी और भाजपा प्रवक्ता नरेश थारवानी जी से। स्कूल के मसले निरंतर कमजोर हो रही शहरी भाजपा की टीम पर हमारे सवालों पर इनके जवाब आइए सुनते हैं। मुकेश जी, पिछले 2 से 3 दिन से उल्लासनगर की सोशल मीडिया में ये एक बातें बहुत ज्यादा आ रही हैं कि न्यूरा स्कूल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपनी मनमानी के चलते बच्चों की फीस में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया, जिससे पेरेंट्स को आंदोलन करने की नौबत तक आ गई। सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में, और इस बात का कोई सोल्यूशन निकला या नहीं निकला? सर, हमने काफ़ी दिनों से संजय डाबरा से रिक्वेस्ट करे थे और हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग में उनको भेज रहे थे कि सर आपने जो फीस बढ़ाई है इतनी फीस नहीं बढ़ानी चाहिए, पेरेंट्स नहीं भर सकेंगे। आप लोगों ने 21,000 का डायरेक्ट 45,000 कर दिया है, ये पेरेंट्स लोग को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट यही थी कि आपको रिवर्स ले लीजिए, जो 2023 में था वही कंटिन्यू कीजिए, लेकिन इन्होंने आश्रय में रखा, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं इन्होंने भी। सर, पहले कितनी फीस थी, अब कितनी फीस की गई थी? पहले सर 21,400 थी, अब इन्होंने डायरेक्ट 45,000 कर दिया फॉर द नर्सरी एंड जूनियर। सर, कुछ रीजंस बताया कि इतनी फीस क्यों हाइक कर रहे हैं? सर कोई रीज़न नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, डायरेक्ट उन्होंने कर दिया ले। और मुकेश जी, आपके आंदोलन करने के बाद में क्या मैनेजमेंट के ऊपर कुछ असर पड़ा है? सर उन्होंने, ये तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज मुझे किसी ने, उनके बंदे ने मुझे बुला के कहा कि जो 45,000 का है हम लोग उसको 23,700 कर रहे हैं। वर्बली मुंह से बोला गया है, कोई लिखत में नहीं है इनकी। नरेश जी, स्कूल मैनेजमेंट के पेरेंट्स वाले आंदोलन में आपने एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें प्रकाश तलरेजा भी आपके साथ थे। सर, कुछ बताइए इस बारे में कि अचानक से स्कूल ने छोटे बच्चे की, जूनियर और सीनियर वाले बच्चों की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। सर, क्या एक मुख्य कारण हो सकता है? हम उस शहर के वासी हैं जहां खाली प्लॉट्स, स्कूल्स जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं और बहुत सारी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसे अब प्राइवेटाइजेशन करने की राह पे चल पड़े हैं सारे लोग। तो सर, क्या एक कारण हो सकता है, आप बताइए। चंदन जी, जैसे मैंने कल भी बताया था मीडिया में कि ये मेरा फ्रेंड मुकेश चेटवानी जी, ये न्यूरा स्कूल के पेरेंट्स ये बॉडी को रिप्रेजेंट करता है स्कूल मैनेजमेंट में। तो जैसे स्कूल मैनेजमेंट ने फ़ीस हाइक की, जो नॉर्मली हर साल करते हैं 10-15%, लेकिन ये बार जो इन्होंने 21,000 से सीधा 45,000 किया, तो इन्होंने जब ये अप्रोच किया मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट की तरफ से इनको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था, तो इसने मुझे अप्रोच किया। तो मैं जगह पे जाके पेरेंट्स से बात की, कल की बात है, कल ही पेरेंट्स से बात की। तो पेरेंट्स ने भी बताया कि भाई उनको ये प्रॉब्लम्स है, कुछ एडमिशन्स ये अवॉइड कर रहे हैं या जानबूझ के 21,000 का 45,000 कर रहे हैं, जैसे बच्चे खुद नहीं आवे, क्योंकि इनको जो है आगे चल के जो इनकी, मुझे लग रहा है कि ये साजिश है कि आगे चल के ये स्कूल बंद करना चाहते हैं। ये उनको स्कूल को मतलब स्लो पॉइजन दे के उसको मतलब बंद करने की साजिश हो रही है, तो वो हिसाब से ये फ़ीस हाइक कर रहे हैं। तो कल मीडिया को बुला के हमने ये इशू को उठाया। ये इशू को उठाने के बाद आज पता चला है कि मैनेजमेंट कुछ कंसीडर कर रही है ये रिवर्स करने को, अपने डिसीजन जो है रिवर्स करने को कंसीडर कर रही है। अगर उन्होंने ऐसा रिवर्स नहीं किया अपने ये डिसीजन को, तो हम सोमवार से अपनी कार्रवाई चालू रखेंगे। हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तक ये पूरी बात को उठाएंगे। नरेश जी, क्या लग रहा है आपको कि
न्यूरा स्कूल की जो कमर्शियल वैल्यू है आज की डेट में, उसके ऊपर भूमाफियाओं की गिद्ध नज़र पड़ चुकी है? चंदन जी, सिर्फ न्यूरा स्कूल की नहीं, उल्लासनगर के सभी स्कूल्स की जो ज़मीन है, हमारे उल्लासनगर के जो भू माफिया है, वो उनकी नज़र एजुकेशन पे नहीं है, सिर्फ उनकी ज़मीन के ऊपर है कि वो एजुकेशन सिस्टम को कैसे ट्विस्ट करके ज़मीन हड़पी जाए और ज़मीन को जो है अपने फ़ायदे के लिए कैसा उसका कमर्शियल यूज़ किया जाए। ये उल्लासनगर में फैशन चला है और ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, हो चुका है और भी हो रहा है, जिसमें हमारे कुछ नेता को समझना चाहिए कि ये सब बातें रुकनी चाहिए। जब भी हम स्टूडेंट्स थे, मैं खुद लीडर रह चुका हूँ स्टूडेंट्स का, यूआर रह चुका हूँ चांदीबाई कॉलेज में, तो हम हमारे टाइम पे एजुकेशन की क्वालिटी के लिए लड़ते थे कि एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होवे, उसके लिए हम मैनेजमेंट से लड़ते थे। लेकिन आजकल जो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को लड़ना पड़ता है, फीस के लिए लड़ना पड़ता है और ज़मीन बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। नरेश जी, हम उस माहौल में स्कूल के इस झंझट की बात कर रहे हैं कि कल कोंकण क्षेत्र के लिए पदवीधर चुनाव या शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव है, कल उसके लिए मतदान होने वाले हैं, और आज हम बेसिक एजुकेशन को, पेरेंट्स को मैनेजमेंट के साथ लड़ते हुए देख रहे हैं। तो उल्लासनगर से भी 4970 जो है वो मतदाता, पढ़े लिखे मतदाता, वो वोट करने वाले हैं। क्या सर आपको नहीं लगता कि ऐसे झंझट अगर पेरेंट्स को दिए जाएंगे तो इन स्टूडेंट्स को बेसिक जो स्टडीज़ हैं या बेसिक जो शिक्षा है उसके लिए वंचित रखा जा रहा है, मात्र अपनी कमाई करने के लिए? हालांकि स्कूल्स के पास करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो आइडल पड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे, पदवीधर इलेक्शंस के माहौल में ये झंझट आ रहा है? क्या निरंजन डावखरे जी, जो पिछले 2 टर्म्स से हमारे क्षेत्र के एमएलसी रहे हैं शिक्षा के मामले में, क्या उनके इलेक्शन में इस बातों का असर नहीं पड़ेगा? क्या भूमिका होनी चाहिए सर उनकी? चंदन जी, उनकी भूमिका जो है ये बच्चों के, स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के हित में होनी चाहिए और है भी, लेकिन ये इशू वहाँ तक पहुँचा नहीं था क्योंकि जो मैनेजमेंट थी वो 1 महीने से डिंग डोंग करके, गोल मटोल करके पेरेंट्स को चक्कर कटवा रहे थे। उनको क्लैरिफाई नहीं किया था फीस स्ट्रक्चर का। अभी जाके 4-5 दिन पहले ही फीस स्ट्रक्चर क्लैरिफिकेशन मिला है, जो बात को हमने उठाया है। लेकिन अभी पदवीधर इलेक्शन कल आज हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारे निरंजन जी हमारे साथ ही रहेंगे, ये बात को उठाएंगे ही। और जहाँ तक मेरा भी यही कहना है कि हमको बच्चों को हम पढ़ाई करा के ग्रेजुएट्स बनाने हैं। ग्रेजुएट्स होंगे तो ये पदवीधर इलेक्शन होगी, नहीं तो फिर ये इलेक्शन का भी क्या फ़ायदा होगा। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा की क्वालिटी होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, न कि सिर्फ इनका जो है कि भाई सिर्फ कमर्शियल बेस देखने का। आज वो सरस्वती के मंदिर को इन्होंने एक दुकानें बना रखी है और प्राइवेट स्कूल जो है और बिल्डर लॉबी जो है वो सभी ये सरस्वती मंदिर को हड़पने की कोशिश में लगे पड़े हैं और अपनी दुकान चलाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए, ये हमारे नेताओं का काम है कि ये सब बंद होना चाहिए। जहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षा को फ्री कर रही है और ये यहाँ पे शिक्षा को महंगा करते जा रहे हैं और शिक्षा का जो है वो व्यापारीकरण हो रहा है। तो नरेश जी, क्या आप भी ये चीज़ मानते हैं कि शिक्षा के मंदिरों को अभी कमर्शियल इंडस्ट्री के मामले में तब्दील कर दिया गया है? यही सब चालू है और ख़ास करके हमारे उल्लासनगर, हर जगह है लेकिन ख़ास करके उल्लासनगर में जो है वो ज़्यादा ही हो रहा है। तो हमें रोकना चाहिए, हम कोशिश करेंगे ये सब रुके और शिक्षा को महत्व दिया जाए, न कि व्यापार को, शिक्षा का व्यापार को महत्व दिया जाए। जी, क्या जानबूझ के एडमिशन्स नहीं दिए जा रहे हैं? इस मामले में आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली वही है कि जानबूझ के इसको स्लो डेथ दिया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को। पहले हर एक स्टैंडर्ड की 4-4, 5-5 डिवीज़न होती थी, वो 4-5 डिवीज़न में से स्लोली उसको 4 में से 3, 3 में से 2, 2 में से 1 पे ला रहे हैं और गवर्नमेंट को ऐसा दिखा रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, जबकि ये खुद ऐसी साजिश के तहत बच्चों को एडमिशन्स अवॉइड कर रहे हैं और बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स की तरफ मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स के साथ इनकी सांठ-गांठ है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, सांठ-गांठ होती है। प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले डाइवर्ट करते हैं पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक उसी तरह प्राइवेट स्कूल्स और इनकी सांठ-गांठ चल रही है
ये प्राइवेट स्कूल्स की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं बच्चों को, जहाँ पे फिर लाखों रुपया पेरेंट्स भर के वहाँ पे अपने बच्चों की एडमिशन करा रहे हैं। ये पूरी साजिश के तहत हो रहा है। जैसे आगे चल के ये गवर्नमेंट को बताएंगे कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, समझा, और हमको मजबूरन स्कूल बंद करना पड़ रहा है ताकि ये अपनी ज़मीन जो है वो ये बिल्डर्स को, भू माफियाओं को बेच सके। ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उल्लासनगर 3 की बहुत जो बड़ी बाज़ार है, इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार, वहाँ के आपको प्रवक्ता बनाए गए हैं, जिसमें आप बखूबी काम भी कर रहे हैं। सर, अब हम आपसे बीजेपी से रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे कि क्या उल्लासनगर 1, 2, 3 की बीजेपी और उल्लासनगर 4 और 5 की जो बीजेपी है, क्या वो अलग है? क्यों आखिर उल्लासनगर 4 और 5 की बीजेपी में डावाडोल स्थिति चल रही है? सर, क्या कारण हो सकते हैं इसके? क्या हमारे नए जो ज़िला अध्यक्ष हैं वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं? क्या कहेंगे सर आप इस पर? चंदन भाई, मैं बीजेपी तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया और रिसेंटली मुझे प्रवक्ता बनाया गया, लेकिन मैं आपकी ये बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई 1, 2, 3 नंबर में बीजेपी सही चल रही है, 4 और 5 नंबर में डावाडोल हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, समझा। हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप भाई सक्षम है हर बात को हैंडल करने के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई डावाडोल चल रही है। जहाँ पे एक्टिविटी होती है पार्टी की, जहाँ पे पार्टी एक्टिव रहती है, तो ये सब बातें होती रहती है। ये सब क्रॉस कनेक्शंस होते रहते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई सक्षम अध्यक्ष होते हुए कि डावाडोल हो जावे। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ ये बात में। तो और किस संदर्भ में आप ये बोल रहे हैं, मुझे बात नहीं समझ में आई। हाल ही में पुराने भाजपाइयों में एक नाराज़गी चली है। उल्लासनगर 5 नंबर के मंडल अध्यक्ष का पद बंटी कुर्सेजा को बिल्कुल नया नवेला भाजपाई होने के बाद भी दिया गया, और उसके बाद हाल ही में उन पर हेराफेरी के जो आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध हुए नहीं हुए वो सवाल नहीं है, पर आरोप तो लगे हैं सर। तो इसके बाद भी अगर बंटी कुर्सेजा को भाजपा 5 का मंडल अध्यक्ष बनाए रखना, ये पुराने भाजपाई में एक जो है वो नाराज़गी का सबब बन चुका है। सर, इस विषय में थोड़ी सी आप रोशनी डालिए कि आखिर पार्टी की और अध्यक्ष की भूमिका क्या है इसमें? आप जो कहते हो कि भाई नए चेहरों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, ये बात सही है। हमारे मोदी जी का ही कहना है कि नए चेहरों को सामने लाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराने चेहरों को हमने साइडलाइन कर दिया है। उनका भी महत्व उतना ही है। उनका भी सजेशन, उनका भी ये गाइडलाइंस, उनका जो ये आशीर्वाद है वो हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही है। नए चेहरे चाहिए, पार्टी को नया ब्लड चाहिए, तो वो हिसाब से नए चेहरों को मौका दिया जाता है। हमारे जैसे पार्टी के पर ये अध्यक्ष है, उनको ही कहा गया है कि जितने नए चेहरे हो सके पार्टी में लाया जाए। रही बात, आप कहते हैं कि भाई मंडल अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे हैं, ये बात हमने भी सुनी है। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं गया हूँ। भाई आरोप लगे हैं, कुछ उनका बिजनेस का है इश्यूज़, तो क्या कि ये किसी को मदद करने गए, उसके लिए ये खुद के ऊपर भी आरोप आ गए कि उसमें ये खुद इन्वॉल्व है कि नहीं, वो डिटेल हमको पता नहीं है। कानून अपना काम करेगा, तो कानून से जो सही होगा हम भी उसको मान्य करेंगे। जिस दिन लगा कि कानून ने उसको ये आरोपी सिद्ध किया, तो पार्टी अपनी कार्रवाई करेगी। नरेश जी, आखिरी सवाल भाजपा की जो उल्लासनगर में परिदृश्य जो दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर। भाजपा पिछले 2 से 3 साल में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग खेमों में बंटती हुई दिख रही है। सर, इस पे क्या कहेंगे आप? जब भी कोई भी पार्टी एक्टिव होती है, उनका जैसे कार्यकर्ता बढ़ते हैं, तो ये बंटना चालू होता है। लेकिन अल्टीमेटली सबके सब काम जो है पार्टी के लिए करते हैं। अपने अपने ग्रुप में रह के, अपने अपने स्टाइल में रह के काम करते हैं। अल्टीमेटली काम पार्टी का ही होता है। जिस दिन ज़रूरत पड़ती है, हमारे वरिष्ठ बीच में ये इंटरफेयर करके सबको ज्वाइन करा देते हैं और अपना कार्य, पार्टी के लिए कार्य उनसे कराया जाता है। आखिर करते पार्टी का ही कार्य है सब लोग।